जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है? तो देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन का अर्थ है पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना? तो हमारे वायुमंडल में है ना, पृथ्वी के जो वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ से समझ लिए। अब देखिए, आप समानता देखे होंगे कि जब आप कोई है ना चूल्हा जल रहा होता है, चूल्हा जब जल रहा होता है तो इसके ऊपर वाला वायु जो होता है गर्म रहता है और इसके ज़्यादा ऊपर जाइएगा तो वहाँ क्या रहेगा? ठंडा। यानी यहाँ वायु गर्म रहेगा, है ना, और ऊपर वाला वायु क्या रहेगा? इसके ज़्यादा ऊपर जाइएगा तो वहाँ क्या होगा? ठंडा होगा। ठीक है, ठंडा होगा। तो ठंडा वायु क्या होता है? संघन होता है। किसके अपेक्षा? गर्म वायु की जगह अपेक्षा, है ना, यानी कि ये उसके अपेक्षा ये विरल होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब विरल से संघन में वायु, है ना, दो माध्यम हो गए ना, हाँ, संघन और विरल। तो जब वायु जब इसमें प्रकाश प्रवेश करेगा तो यहाँ से क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आप पढ़ चुके हैं ना अपवर्तन में कि संघन से विरल में जाने पर किरणें क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। इसलिए यहाँ पे अपवर्तन होगा और उसी अपवर्तन के कारण आपको वायु कांपते हुए भी नजर आएगी। इसके ऊपर देखिएगा तो हिलते हुए, है ना, आपको दिखाई देती है वायु। ठीक है, या फिर आप रेगिस्तान में भी जाइएगा तो इसी तरह से है ना, आपको वायु हिलता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ये किस कारण से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अब जानेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकृति में किस किस तरह की घटनाएं होती हैं उसके बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तारों का टिमटिमाना, है ना, यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता है। ठीक है, कभी गर्म तो कभी ठंडा हवा की धारा हमेशा बहते रहती है। ठंडे हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व, है ना, और अपवर्तनांक कम होता है। इसलिए तारों से प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तन में होने वाले परिवर्तनों के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। कहने का मतलब ये आपका वायुमंडल हो गया, है ना। ये अर्थ पे कोई प्रेक्षक खड़ा है, जैसे मान लीजिए आप ही खड़े हैं, तो यहाँ पे जब कोई तारा है तो तारे का जब प्रकाश आपके वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वायुमंडल में होने वाली जो गर्म हवा और ठंडी हवा का ये जो लगातार क्रम होते रहता है, इसमें लगातार इसमें अपवर्तन होगा। ठीक है, इधर उधर मिल जाती है। कभी कभी मध्यवर्ती वायुमंडल में एकाएक परिवर्तन होने के कारण किरणें एक ही ओर अधिक विचलित हो जाती हैं। ये एक ही ओर अधिक विचलित हो जाएंगी, कभी इधर जाएंगी कभी, तो इस कारण से ऐसे जो होगा ये हमारे आंखों तक जब जाएंगी, यानी कि जिससे प्रकाश प्रेक्षक से बहुत थोड़े समय के लिए अंततः कट जाता है। इसलिए तारे कभी कम प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है, अर्थात टिमटिमाता है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। लेकिन यही आप देखे होंगे कि चंद्रमा, है ना, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हुआ या कोई आपके वायुमंडल का जो ग्रह है, ठीक है, सॉरी वायुमंडल कह रहे हैं आपके, है ना, सोलर सिस्टम का जो ग्रह है या चंद्रमा है, तो ये सब आपको टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है क्योंकि ये हमसे बहुत ही नजदीक होता है। लेकिन तारा जो होता है, स्टार्स जो होते हैं, ये बहुत ही दूर होता है, जिसके कारण आपको टिमटिमाता हुआ नजर आता है क्योंकि इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो तारे का टिमटिमाना जो ये घटना है ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होती है। दूसरा है आपका सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय, है ना। तो ये भी किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। तो मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी हो गई, हमने पृथ्वी का एक हिस्सा लिए हैं, पृथ्वी, ठीक है, एक भाग लिए हैं आपकी, तो टोटल पृथ्वी इस तरह से होगी ना। ठीक है, तो ये पृथ्वी लिए, अब चारों तरफ इस पे वायुमंडल है, ये आपका क्या हो गया? वायुमंडल हो गया। ठीक है, वायुमंडल हो गया। मान लीजिए यहाँ पे आपका सूर्य है, यहाँ आपका सूर्य है, सुबह का समय है, सूर्य यहाँ पे है। ठीक है, तो जब यहाँ पे सूर्य है तो देखिए आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं।
वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का क्या होता है, घनत्व अधिक होता है, और जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे घनत्व घटता जाता है। ठीक है, जो जो ऊपर हम जाएंगे घनत्व घटता जाता है। जब सूर्य की किरणें लगभग पूर्ण निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है, यानी कि जब ये निर्वात से है ना, सूर्य तो बहुत दूर है, हमारा वायुमंडल तो कुछ ही हिस्सा ना है, तो सूर्य तो बहुत दूर है, तो ये जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो क्या होता है ना, तो किरणें अपवर्तित होंगी। आपको पता है किरण का अपवर्तन होगा। ठीक है, विचलन तब महत्तम होगा, यानी कि अपवर्तन कब अधिक होगा, जब किरणें वायुमंडल की सतह पर लगभग पृष्ठीय सर्पी आपतन पर पड़ती है, अर्थात जब सूर्य क्षितिज पर होता है, सूर्य जब क्षितिज पर होता है, तो ये आपका पृथ्वी तल से ये जो सीधा खींच है, ये आपका क्या हो गया, क्षितिज हो गया, क्षितिज हो गया, ये क्षितिज हो गया, क्षितिज। ठीक, ये आपका क्षितिज है। ठीक है, ये क्षितिज है। तो जब ये सूर्य यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अपवर्तन के, है ना, अपवर्तन के कारण किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, अपवर्तन के कारण क्या होती है, किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती हैं इस तरह से। ठीक है, तथा सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई पड़ता है। अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ है, तो आपको ये अगर आभासी इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, ये आपका सूर्य यहाँ नजर आने लगेगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये सूर्य कहाँ है, यहाँ पे है, तो है ना, फलतः सूर्य उसी समय दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ ये अभी उगेगा, उसके 2 मिनट पहले ही आपको दिखाई देने लगेगा, है ना, क्योंकि ये अपने वास्तविक स्थान से, है ना, आभासी स्थान पे आ जा रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रहा है। जब वह क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है ना, जब वो क्षितिज से क्या होता है, थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, क्षितिज होगा, इससे थोड़ा नीचे होगा, उससे उसी समय ही आपको दिखाई देने लगेगा। क्षितिज से नीचे होने पर भी आपको दिखाई देने लगेगा। उसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी सूर्य क्षितिज के नीचे चलने जाने के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है। अगर ये क्षितिज इधर बढ़ा दिए, तो अगर सूर्य यहाँ भी आ जाएगा, तब भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इसी नियम के अनुसार अपवर्तन के कारण ही ऐसे दिखाई देने लगेगा, यहाँ पे आपका आभासी यहाँ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इस कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। अर्थात कहने के यह है कि सूर्य उगने से 2 मिनट पहले ही आपको दिखाई देने लगेगा, और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, और यही है सूर्योदय तथा सूर्यास्त का आभासी समय। और ये क्यों होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्लियर हो गया यहाँ से। अगला बात करते हैं हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना, यानी कि कह सकते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है, तो देखिए सबसे पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण न्यूटन ने दिखाया था। ठीक है, न्यूटन ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था, प्रिज्म की सहायता से इन्होंने किया था। किस तरह से किया था, तो देखिए परिभाषा पहले जान लेते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि श्वेत प्रकाश के इनके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक्सपेरिमेंट द्वारा देख सकते हैं। चलिए, ये आपका एक प्रिज्म हो गया। ठीक है ना, ये आपका प्रिज्म हो गया। तो इस प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरेगा, यानी कि श्वेत प्रकाश ऐसे गुजरेगा, ठीक है, जब इसमें श्वेत प्रकाश जाएगा, तो श्वेत प्रकाश इसमें जाते ही क्या होगा, ये आपका क्या है, श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। ठीक है, श्वेत प्रकाश है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाते ही ये विभक्त हो जाएगा 7 रंगों में। ठीक है, ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है, आपको दिखाते हैं इसमें। चलिए, इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से विभक्त हो रहा है। ठीक है, ये 7 रंगों में इस तरह से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, ये 7 रंग यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग लगा दिए पर्दा, जिसपे ये 7 रंग आपको दिखाई देंगे। यहाँ से कितने रंग निकलेंगे, 7 रंग निकलते हैं इसमें। इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसमें 7 आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखने पे आपको दिखाई देगा। सबसे ऊपर वाला कलर इसमें ये 7 रंग से बना हुआ है। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं पट्टी, ये जो रंगीन पट्टी, इसको हम लोग नाम देंगे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहेंगे या वर्णपट कहा जाता है। ठीक है, वर्णपट कहा जाता है, वर्णपट
कहा जाता है। ठीक है, ये श्वेत स्पेक्ट्रम है या वर्णपट है। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से पास करती है तो 7 रंग में विभक्त हो जाती है, और वो विभक्त होने वाला रंग है ना, जो वर्णपट जो होता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णपट कहते हैं। ठीक है, ये 7 रंग वाली जो पट्टी दिख रही है, ये वाली पट्टी, ये क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम कहलाती है या वर्णपट कहलाती है। इसमें कौन कौन से रंग होते हैं? तो सबसे ऊपर होता है लाल, है ना, लाल। उसके बाद होता है नारंगी, नारंगी। ठीक है, लाल हो गया, नारंगी हो गया। उसके बाद होता है आपका पीला। ठीक है, पीला के बाद होता है चौथा कलर आपका होता है हरा, हरा। उसके बाद होता है पांचवा कलर आपका होता है नीला, नीला, है ना। उसके बाद होता है जामुनी, जामुनी, जामुनी। और आपका सातवां कलर जो सबसे नीचे होता है वो होता है बैगनी, बैगनी। ठीक है, तो ये 7 रंग यहाँ से निकलते हैं। इस वर्णपट को जब ध्यान से देखिएगा तो उसमें आपको 7 रंग दिखाई देंगे। ये 7 रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी होता है। ठीक है, और ये 7 रंगों से मिले हुए वर्णपट को 7 रंगों से मिले हुए जो पट्टी होती है रंगीन, इसको स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। और यही क्या कहलाता है? ये जो प्रक्रिया है ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो प्रकाश वर्ण का वर्ण विक्षेपण क्या है? कि जब श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए आप शॉर्ट में से कह सकते हैं बैजानी, बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला। यानी बै से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं। इसे शॉर्ट में बैजानी पिनाला कहते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में आपको अभी बताए थे कि न्यूटन ने क्या किया था। तो एक प्रिज्म द्वारा, ये जो आप देख रहे हैं ना क्रिया, ये किसका किया हुआ है? तो ये न्यूटन ने ही सर्वप्रथम इसके बारे में पता लगाया था। ठीक है, स्पेक्ट्रम का पता सबसे पहले न्यूटन ने ही लगाया था। इन्होंने प्रिज्म के द्वारा श्वेत रंग को पास करा के बताया था। देखिए, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने बताया, आपको एक्सपेरिमेंट इसमें बता देते हैं किस तरह से किया। इन्होंने एक प्रिज्म लिया, इस तरह से प्रिज्म लिया। ठीक है, प्रिज्म से क्या किया? तो श्वेत प्रकाश ले गए, श्वेत प्रकाश ले गए इस तरह से। ठीक है, ये विभक्त होगी ना 7 रंगों में। ठीक है, ये 7 रंगों में विभक्त हो गई। चलिए आप 7 रंग में इसको विभक्त करते हैं। ठीक, ये 7 रंग में यहाँ से विभक्त होके निकली इस तरह से। देख रहे हैं, आपको फिगर में दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से इस तरह से ये 7 रंगों में ऐसे निकल गए। ठीक, इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने क्या किया न्यूटन ने कि पहले तो ये 7 रंग में विभक्त किया, फिर एक उल्टा प्रिज्म लिया। ठीक है, उस प्रिज्म को उल्टा इन्होंने ले लिया, उलट देते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग रोटेट कर देते हैं। ठीक, इस तरह से, और इसको यहाँ लगाया। ठीक, इस तरह से जब उल्टा प्रिज्म लगाया तो इन्होंने क्या देखा कि अब ये जो किरणें हैं, ठीक, ये जो अब इसमें जो किरणें हैं ये किस तरह से जाएंगी? ये 7 रंग जो वाला वर्णपट बना है, तो ये जो स्पेक्ट्रम बना है, ये स्पेक्ट्रम फिर जाके एक किरण में बदल जाएगा, है ना। फिर से यहाँ से ये श्वेत प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ से फिर जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा प्रकाश होगा? तो श्वेत प्रकाश निकल जाएगा। ये जो निकलेगा श्वेत प्रकाश, यानी कि यहाँ जो निर्गत किरण निकल रही है ये श्वेत प्रकाश होगी। यहाँ से ये श्वेत प्रकाश था, श्वेत प्रकाश। और यहाँ से जो बना ये आपका वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम था। और फिर जब ये उल्टा प्रिज्म लगाया तो फिर वापस जो निकला वो निर्गत किरण जो निकला वो भी फिर श्वेत प्रकाश ही निकला। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने सबसे पहले, किसने? न्यूटन ने ही सबसे पहले स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा कौन सी घटनाएं होती है उसके बारे में देखते हैं। तो अभी आपको जो कलर बताए इसमें थोड़ा याद रखेंगे आप कि ये जो बैजानी पिनाला देख रहे थे, बैजानी पिनाला, ठीक है, ये जो देख रहे थे, तो इसमें अगर देखेंगे आप, देखे थे कि सबसे ऊपर जो था लाल था, है ना, सबसे ऊपर यहाँ लाल था और सबसे नीचे क्या था आपका? बैगनी था। ठीक है, बैगनी था। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जिस इसमें सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है ना। वेवलेंथ जो इसका वेवलेंथ जो होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है
है ना, तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का। यानी सबसे अधिक लाल का, फिर उससे थोड़ा कम नारंगी का, फिर उससे कम पीला का, फिर उससे कम हरा, सबसे कम किसका होगा? बैंगनी का। तो जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है वो किरणें कम फैलती हैं। आप लाल कलर का अगर लाइट लगाते हैं किसी कमरे में तो देखते हैं बहुत कम रोशनी देता है, यानी कि वो कम फैलती हैं किरणें, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है वो ज्यादा फैलती है। तो बैंगनी कलर सबसे ज्यादा, उससे उसके बाद जामुनी थोड़ा कम फैलता है, यानी कि क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य इसके अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है। तो आप यहाँ लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो इसलिए कम फैलेगा, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है इसलिए ये अधिक फैलता है। तो ये याद रखेंगे कि यहाँ से इस तरफ बढ़िएगा बाएं तरफ, है ना, दाहिने से बाएं की तरफ आइएगा तो तरंग दैर्घ्य घटते जाएगा। ठीक है। और यहाँ से बाएं से दाहिने की तरफ जाइएगा तो यहाँ से क्या बढ़ेगा आपका? तो तरंग दैर्घ्य तो बढ़ते जाएगा लेकिन प्रकाश कम फैलती जाएंगी, यानी कि सबसे अधिक ज्यादा फैलता है बैगनी, उससे कम जामुनी, फिर नीला, सबसे कम कौन फैलता है? लाल प्रकाश फैलता है। ये याद रखेंगे आप लोग। तो जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस चार्ट में कि जो बैगनी है इसका तरंग दैर्घ्य देखिए, ठीक है, नैनोमीटर में दिया गया है, इतना है। और सबसे अधिक देखिए लाल का है ना तरंग दैर्घ्य। तो वास्तव में अगर बात करें किसी तरंग का, किसी रंग, है ना, कोई भी प्रकाश के रंग का कलर जो होता है, रंग जो होता है ना, किसी भी प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य पे ही निर्भर करता है। ठीक है। और तरंग दैर्घ्य क्या है? तो उस प्रकाश का एक अभिलक्षण है। ठीक है, वो एक अभिलक्षण है। ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि उसका रंग कैसा है, उस रंग, है ना, वो किस रंग की प्रकाश है। ठीक है। पहला देखते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। रेनबो क्या होता है? तो इंद्रधनुष का बनना जो होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष, है ना, आप देखते हैं ना, जब बारिश होता है ना, वर्षा होने के बाद, ठीक है, आपको आसमान में, आप जिधर, जब बारिश हुई है और जिधर सूर्य, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और सूर्य आपको इस दिशा में है, इस दिशा में सूर्य है, ठीक है, तो आप इधर की तरफ देखिएगा तो आसमान में वर्षा होने के बाद आपको एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। तो वो रंगीन पट्टी ही इंद्रधनुष कहलाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये किस तरह से बनता है? तो असंख्यक वर्षा की बूंदें प्रिज्म सा व्यवहार करती हैं। तो अभी आप देखिए कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जाता है तो उसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो देखिए क्या होता है कि बारिश की बूंदें जो होंगी प्रिज्म सा व्यवहार करती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तो ऐसी बहुत सारी ना बारिश की बूंदें यहाँ पे मौजूद है। तो जब ये श्वेत प्रकाश इसमें आएगा तो इसे ये क्या करेगा? 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इसे ये क्या करता है? 7 रंगों में विभक्त कर देता है। यहाँ से ये 7 रंगों में विभक्त, और यह विभक्त होकर कहाँ जाता है? आपके वायुमंडल के एक परत पे, है ना, ये जाके वहां पे क्या बना देता है? इंद्रधनुष का निर्माण कर देता है। और ये इंद्रधनुष जो बनेगा ये 7 रंगों का होता है। और सबसे ऊपर रंग जो होता है वो लाल होता है और सबसे नीचे जो होता है बैगनी होता है। जिसमें से आपको सातों रंग तो दिखाई नहीं देते होंगे क्योंकि आप, बैगनी होता है सबसे नीचे, है ना। सातों रंग क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि आपके आंखों के पास आते थे वो रंग नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण ये ज्यादा फैलता है ना। और इसे आपको बताया था ना तरंग दैर्घ्य के बारे में अभी। तो लाल, है ना, लाल हुआ, है ना, आप देखे थे ना बैजानी पे नाला, तो लाल हुआ, नारंगी हुआ, है ना, ये सब जो कलर होते हैं ऊपर के वो दिखाई देते हैं। और ये है ना, बैगनी हुआ, है ना, जामुनी हुआ, ये सब कलर नहीं दिखाई दे पाते हैं। ठीक है। तो ये 7 रंगों में दिखने वाली ये जो रंगीन पट्टी होती है उसे ही क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। जब बारिश होगा या बारिश होगा उस क्रम में सूर्य निकलेगा, या बारिश होने के बाद जब सूर्य निकलेगा तो पानी की बूंदों के साथ वो पानी की बूंदें क्या करती हैं? लेंस का, सॉरी, प्रिज्म का व्यवहार करने लगती हैं, और उससे जब प्रकाश की किरणें, है ना, सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें जब उससे गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त होकर एक पट्टी बनाती है ना। तो वही लिखा है यहाँ की असंख्यक वर्षा की बूंदें प्रिज्म सा व्यवहार करती हैं और सूर्य के श्वेत प्रकाश को उसे 7 रंगों में विभक्त कर देती है और हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन की, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? तो किसी कण पर पड़कर
प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने की जो प्रक्रिया होती है, छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह देखते हैं, आप खिड़की खोलते हैं, जब धूप आता है तो आपको चमकते हुए कण नजर आते हैं ना, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही चमकते हुए होते हैं। जब श्वेत है ना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी कण पे पड़ेगी तो कण क्या करता है कि एक अंश है ना, प्रकाश का एक अंश लेकर वो क्या करेगा, उसे चारों तरफ विकृत कर देगा, उसको प्रकीर्णित प्रकाश कहते हैं ना। यहाँ देख रहे हैं ना, प्रकीर्णित प्रकाश। ठीक है, और कुछ ही भाग जो होते हैं, शेष भाग वो आगे की तरफ जाने देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो कण जो होते हैं उसको एक तरह से कहें तो उसको अवशोषित करके पुनः विकृत कर देते हैं। वही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या क्या होते हैं उसके बारे में आप समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव करते हैं। अब ये कोलाइडीय विलयन क्या होता है, तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। ठीक है, कोलाइड का मतलब क्या है कि जो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन, जैसे दूध हो गया, दूध हो गया ना, आप दूध समझ रहे हैं ना, तो दूध में जो होता है वसा रहता है ना, वसा के कण उसमें देखेंगे छोटे छोटे है ना, आपको दिखाई देते हैं, दूध में छोटे छोटे वसा के कण आपको दिखाई देंगे। तो वो उसमें निलंबित रहते हैं, अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा तब भी वो नहीं बैठेगा, नीचे नहीं बैठ रहा है ना वसा के कण, वो नीचे नहीं बैठेंगे। ठीक है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते इस तरह से, तो उसी को कोलाइड कहते हैं। ठीक है, और उस विलयन को क्या कहते हैं, कोलाइडीय विलयन कहते हैं। यानी दूध क्या है, एक कोलाइडीय विलयन है। तो जब आप दूध में जब टॉर्च जलाइएगा, आप सिंपल बात करें, दूध में जब टॉर्च जलाइएगा प्रकाश, तो आपको कण चमकते हुए नजर आते हैं, और वो किसके कारण प्रकीर्णित करते हैं, तो वो टिंडल प्रभाव के कारण प्रकीर्णित करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो यानी कि यह जो घटना है क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको नजर आती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोग देखते हैं सबसे पहले आकाश का रंग, है ना, तो आकाश का रंग आपको नीला इसी वजह से दिखाई देता है। ठीक है, तो देखते हैं सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, यानी कि आपके वायुमंडल से जब सूर्य का प्रकाश गुजरेगा तो आपके वायुमंडल में तो बहुत सारे कण है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वायुमंडल के गैसों के अणु है ना, वायुमंडल के गैसों के अणु, पानी की बूंदे, धूल कण आदि से प्रकीर्णित होता है। सूर्य का प्रकाश क्या होता है, तो यहाँ बहुत सारे कण है ना, गैस के अणु है, पानी की बूंदे हैं, धूल कण है, ये सब मौजूद है आपके वायुमंडल में। ठीक है, इनमें से सबसे सूक्ष्म गैस के अणु होते हैं, है ना, गैस के अणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। क्या करते हैं, नीले रंग को अधिक फैलाते हैं। ठीक है, जब नीले रंग, तो वही यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसलिए हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। लेकिन आप जब चंद्रमा पे चलिएगा तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो जब वायुमंडल नहीं है वहां वायु भी नहीं है, और वायु जब नहीं है, गैस कोई मौजूद नहीं है, इसलिए आपको आकाश जो होगा, आपको वहां से अंतरिक्ष जो होगा काला नजर आएगा। ठीक है, उसका कोई रंग आपको नहीं होगा, रंगहीन आपको दिखाई देगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं सूर्य के रंग के बारे में, है ना, सन के कलर के बारे में। तो आपको अगर देखेंगे पूरे दिन तो आपको अलग अलग रंग में सूर्य दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलता रहता है। दोपहर में जब सिर सूर्य पर होता है तो सूर्य के प्रकाश द्वारा वायुमंडल से होकर तय की गई दूरी न्यूनतम होती है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपका ये वायुमंडल हो गया, है ना, ये आपका वायुमंडल हो गया, ये आपका वायुमंडल हो गया, यहाँ पे आप है। ठीक है, आपके वायुमंडल में यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। चलिए, आप सूर्य को देख रहे हैं सुबह में, तो सुबह में यहाँ पे सूर्य है, दोपहर में ये सूर्य यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, फिर शाम में सूर्य आपका यहाँ आ जा रहा है इधर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए। ठीक है, तो यहाँ जो दूरी है दोपहर के समय न्यूनतम दूरी है। अतः सूर्य का प्रकाश कम कणों से होकर गुजरता है। अतः सूर्य का प्रकाश क्या होता है, कम कणों से होकर गुजरता है, यानी वायुमंडल में जो कण है कम रहते हैं, इसलिए क्या होते हैं, वायुमंडल के द्वारा प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोपहर के समय में क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। यही कारण है कि दोपहर के समय सूर्य अपने वास्तविक रंग में दिखाई देता है, यानी श्वेत दिखाई देता है। दोपहर के समय क्या होता है, श्वेत, क्योंकि यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल से होकर, है ना, सूर्य को अधिक, है ना, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। देख रहे हैं ना, सुबह में ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, शाम में भी ज्यादा ही दूरी तय करना पड़ेगा, है ना। जहां मुख्य नीले रंग को प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं, है ना, जो हम किस रंग को प्रकाश करते हैं, नीले रंग को प्रकीर्णित करते हैं। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, यानी कि जब ये नीला रंग को प्रकीर्णित करेंगे तो इसमें है ना, बहुत सारे किरणें निकलेंगी ना,
तो ये 7 रंग में ना आएंगे, तो ये सब रंग आते आते हमारे आंखों तक खत्म हो जाता है। जो मुख्यतः लाल रंग बच जाता है वही आपकी आंखों तक पहुंचता है ना। जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है उसमें मुख्यतः लाल रंग होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। यानी कि जब यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो आपको पता है कि गैस के कण जो है नीले रंग को ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं, लेकिन यहाँ से वो 7 रंग में ही ना अलग अलग रंग में आएगा, तो सारे रंग क्या होंगे, तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण, तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण फैलते चले जाएंगे और अधिक होगा वही हमारे आंखों तक पहुंचता है। यानी कि आपको लाल रंग सुबह में और शाम में दिखाई देता है, लेकिन दोपहर में अपने वास्तविक रंग में दिखाई देता है। तो यहीं से ये चैप्टर खत्म हो गया। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें और आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।